बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कलीग्स, मेरा नाम ज़फ़र अब्बास है। अपनी बहुत सी प्रीवियस वीडियोस में आपसे इंट्रोडक्शन रहा है जब हमारा नायब सीलदार और तहसीलदार की सीट्स के लिए इससे कबल जो रिक्रूटमेंट हुई उससे एक लाइज़ान बना, तो काफ़ी सारी मैंने आपके लिए वीडियोस की। इस जो आपका तहसीलदार की रिक्रूटमेंट का स्पेल है, इसमें भी एक मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए की, लेकिन फिर कुछ प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स की वजह से, कुछ मसरूफियात की वजह से आपसे इंट्रोडक्शन नहीं रहा। आज मैंने सोचा कि मेरा एक पॉइंट बड़ी देर से मेरे जहन में था कि आपकी सक्सेस के लिए वो पॉइंट बहुत ज़रूरी है। मैं वो पॉइंट आपसे शेयर भी करना चाहता था और उस पॉइंट पे आपकी अटेंशन जो है वो भी मैं चाहता था कि इस तरफ हो तवज्जो आपकी। सबसे पहले मैं आपके साथ वो पॉइंट शेयर करता हूँ जो कि मैं समझता हूँ आपकी कामयाबी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए जो कलीदी हैसियत है जिस पॉइंट की, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि अपने उस पॉइंट को प्रूव करूँ। और अगर आप अच्छी तरह से सोच के आपको लगता है कि ये पॉइंट वाकई ज़रूरी है, तो फिर आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए उस पॉइंट को ज़रूर उस पर मद्देनज़र रखना चाहिए, उसे कंसिडर करना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि तहसीलदार की सीट के लिए अब पैटर्न, जो सिलेबस पैटर्न है वो चेंज हो गया। अब आपके पास 4 पेपर हैं और इस चीज़ का आपको अच्छी तरह से तमाम दोस्तों को इदराक है कि इन 4 पेपर्स में आपके क्वालिफ़िकेशन के कोई मार्क्स नहीं हैं। मतलब जिस बंदे ने जिस कैंडिडेट ने जितने नंबर लिए तो उतने नंबर, अब ये नंबर पहले जैसे हॉल हो जाते थे, आधे हो जाते थे, जैसे हमारे रिटन टेस्ट के में आधे नंबर मिलते हैं फाइनल रिकमेंडेशन के लिए जब बनता है मेरिट, तो इसमें आपको पूरे नंबर मिल रहे होते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन के कोई नंबर नहीं है। तो इट मीन्स कि अगर आपने एक भी नंबर लिया है तो वो आपको कामयाबी के करीब लेके जाता है, और अगर एक नंबर आपने लूज़ किया है तो वो आप कामयाबी से दूर जा रहे होते हैं। आपके जो 3 पेपर हैं वो तमाम दोस्तों को पता है कि इसमें इंग्लिश 1 पेपर है, उसमें कंपोजिशन, प्रेसीज, ऐसे, वो तमाम आप दोस्तों को पता है। इसी तरह से उर्दू के लिए है, इसी तरह से जीके के लिए है, और फिर एक पेपर जिस पे आज हम बात करना चाह रहे हैं वो है लॉ से रिलेटेड, और ये लॉ है रेवेन्यू लॉज। सबसे पहले तो मैंने अक्सर देखा कि मेरे जो दोस्त, जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स, ये लोग क्या कर रहे हैं कि क्रैमिंग की कोशिश कर रहे हैं, सारे लॉज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि थारो स्टडी की जाए, ताकि, क्योंकि कंपटीशन इसी किस्म का है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नंबर लिए जाए। मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि इतनी थारो स्टडी से, इतना डीप स्टडी से आपका एक वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, और जो आपकी नंबरिंग है, जो आपकी स्कोरिंग है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी अजीबो-गरीब सी बात है, लेकिन इसी पे मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। मसलन जब इसके बाद अमेंडमेंट दी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस में, तो उन्होंने कहा कि 3 एक्ट्स जो हैं, जिनमें लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है, और फिर टेनेंसी एक्ट 1887 है। तो उन्होंने कहा कि ये 3 एक्ट्स जो हैं इन पे होगा आपका जो एग्जामिनर, जो पेपर सेटर जहाँ से पेपर बनाएगा, या फिर इसके अलावा भी बनाया जा सकता है। अब देखिए कि ये बड़ी दिलचस्प बात है, इसके अलावा कि जो सबसे नीचे की लाइन आप पढ़ते हैं तो ये बड़ा दिलचस्प है। अब कहा जाता है कि रेवेन्यू एक समंदर है। अब समंदर कैसे है? समंदर इस तरह से है कि जब इसके कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, लेकिन रेवेन्यू क्योंकि बड़ा डिपार्टमेंट है तो इसके अपने एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, और फिर इसके अलावा नोटिफिकेशंस हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना तो वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957, इसके बाद जब पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी आई तो फिर पेलरा एक्ट 2017, इसी तरह से अब देखें तो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के साथ लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968, इसी तरह से आप देखें तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस 1960, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसी तरह से कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912, और बहुत सारे और एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, रेगुलेशंस। अगर आपका एग्जामिनर, जो पेपर सेटर, ब्रॉड हो जाए और अपना जो पेपर बनाने का उसका पैटर्न है उसको वसी कर ले, या इवन आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 या फिर टेनेंसी एक्ट 1887 या फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, यहाँ से भी अगर वो कुछ डीप क्वेश्चन ले तो बहुत सारी मुश्किलात हो सकती है, बहुत सारे नंबर लूज़ हो सकते हैं। और फिर इसमें ये है कि नेगेटिव मार्किंग भी है।
بہت سارے دوست جو ہیں ان کا ایکسپیرینس رہا ہو شاید انہیں نائب سیلدار کا جب پیپر ہوا 2009 میں، اس کے بعد جب ADLR کے جیسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کا جب پیپر ہوا تو اس میں بھی یہ کویسچن دیے گئے، اس کے بعد لینڈ ریکارڈ آفیسر میں بھی لاء سے ریلیٹڈ کویسچن پوچھے گئے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ساتھ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو بھی دیکھیں تو اکثر بچے جو ہیں وہ اس چیز سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ جب FIA ایکٹ جو ہے پوچھا جاتا ہے ہم سے تو بہت چھوٹا سا ایکٹ ہے، لیکن جب وہ ڈیپ جا کے پوچھتا ہے تو بہت سارے بچے جب 16 نمبر ہوتے ہیں تو 16 نمبروں میں اکثر 10 پہ رک جاتے ہیں، 11 پہ یا پھر 8-9 نمبر لے پاتے ہیں۔ بہت ہی چھوٹا سا ایکٹ ہے، 2-3 صفحے کا ایکٹ ہے، لیکن اس میں بھی آپ کا مارجن جو ہے وہ بہت تھوڑا رہتا ہے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا یہ ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایگزامینر یا پیپر سیٹر بہت ڈیپ نہیں جاتا۔ میرا جتنا ایکسپیرینس رہا، میں نے جتنے پیپرز دیے، میں نے جتنا کام کیا، ریونیو کو دیکھا یا پھر پنجاب پبلک سروس کمیشن سے جتنی ایک آگاہی رہی، اس میں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ آپ سمارٹ سٹڈی سے جگاڑ سے وہ تمام کچھ کر سکتے ہیں جو آپ بہت تھارو سٹڈی کرنے سے نہیں کر سکتے۔ مثلا میں جگاڑ یا اس کی بات کرتا ہوں تو اس پہ دیکھیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کویسچن پوچھا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ سے کیا مراد ہے، یہ کویسچن آتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، تو اکثر کا جواب مور دین 90% پنجاب گورنمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف اس پہ اب آپ کو سمارٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے، کس طرح سے ضرورت ہے کہ آپ کو جب لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 ہے تو اس میں بہت سی جگہ پہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ذکر ہوا ہے، وہ ایکٹ سب سے چھوٹا ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جب ذکر ہوتا ہے تو پنجاب گورنمنٹ کہاں پہ ہے اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کہاں پہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو کویسچن ہیں، کیونکہ یہ نومیریکل اور MCQ ٹائپ کویسچن ہوتے ہیں، شارٹ کر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اکثر پہ آپ جو فگرز یا ڈیجٹس کی جہاں پہ بات ہوتی ہے تو وہاں سے کویسچن اٹھا لیا جاتا ہے۔ مثلا جب اپیلز کے سیکشن میں آپ جاتے ہیں لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 میں، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اگر ریونیو آفیسر کے آرڈر کے اگینسٹ اگر اپیل کی جائے تو اس کے لیے کتنے دن ہے، اس کے لیے 30 ڈیز ہے۔ اسی طرح سے اگر کلیکٹر کے لیے ہے، جب کمشنر کو ہوتی ہے تو اس کے لیے 60 ڈیز ہیں، اور پھر کمشنر کا فیصلہ جب چیلنج ہوتا ہے تو اس کے لیے 90 ڈیز ہیں۔ اب دیکھیں کہ 30، 60، 90 یہ فگرز ہیں۔ اب اس طرح کے فیکٹس اینڈ فگر ڈیجٹس جہاں پہ بھی دیے ہوں گے تو وہ کویسچن 100% ایگزامینر یا پیپر سیٹر نے وہاں سے اٹھانا ہوتا ہے۔ اب کیسے اتنا زیادہ جو آپ کا ایک اسکوپ ہے، اتنا زیادہ جو اس پیپر کا وتھ ہے، تو اس کی لینتھ، وتھ اور تمام چیزیں ان کو کور کرنے کے لیے اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ یہ تھارو سٹڈی کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ تھارو سٹڈی پہ جائیں گے تو ریونیو ایک سمندر کی طرح سے ہے، جو لوگ ریٹائرڈ ہو گئے، اب ان سے بھی اگر بات کی جاتی ہے بہت سے نوٹیفیکیشنز پہ، بہت سے لاز پہ، تو اکثر ایک تشنگی سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو تشنگی ایک ہے، اور اگر آپ اس تشنگی کو چاہ رہے ہیں کہ 2-3 مہینے میں دور کریں تو جو لوگ پوری سروس میں نہیں کر سکے آپ سے 2-3 مہینے میں نہیں ہونے والا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سکمنگ اینڈ سکیننگ کا طریقہ اختیار کریں۔ اپنے سامنے ایک ایکٹ، ایک آرڈیننس، ایک لا اپنے سامنے رکھ لیا کریں۔ مثلا میں بات کرتا ہوں کہ آپ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس پہ بجائے اس کے کہ آپ پورے سیکشنز پڑھیں، اور اکثر بچے یہ کرامنگ کر رہے ہیں کہ فلاں سیکشن اس چیز سے ڈیل کرتا ہے، فلاں سیکشن اس چیز سے ڈیل کرتا ہے، یا ان کا مائنڈ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ پارٹیشن کا کیس ہے تو پارٹیشن کے کیس میں فلاں اگر بات ہے تو یہ مثلا ٹائٹل کا اگر ایشو آ جائے تو ٹائٹل کے ایشو کے لیے کون سا سیکشن ہے، تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 141 کہاں پہ لگے گا، اس کے علاوہ 41 کہاں پہ ہے، 42 کہاں پہ ہے، 136 ہے۔ ایسی کوئی بات کبھی بھی نہیں پوچھی گئی ہے، بڑی موٹی موٹی سی چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ سب سے پہلے تو جو 3 ایکٹس ہیں ان کی آپ ڈیفینیشنز دیکھ لیں، ڈیفینیشنز کے بعد ان کو گلانس کریں۔ گلانس کرنا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کل اس کے سیکشن کتنے ہیں، اس پہ فیکٹس اینڈ فگرز کہاں پہ ڈسکس کیے گئے۔ میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ لازمی کویسچن اٹھایا جاتا ہے۔ مثلا آپ جب ٹیننسی ایکٹ کے اندر جائیں گے تو اس پہ اندر ایئرس کی بات کی گئی کہ 20 ایئرس میں کیا ہو سکتا ہے، 15 ایئرس میں کیا ہو سکتا ہے، یا پھر سالوں کی بات کی گئی ہے کہ فلاں سال سے فلاں سال تک۔ تو جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ کوئی فگر آ گیا ہے تو اس فگر کو آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو پڑھ لیں۔
इसी तरह से जो अहम तरीन चीज़ें हैं, मसलन अपील्स की है, अक्सर अपील्स में से क्वेश्चन लिया जाता है। पार्टीशन के केसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ऑफिसर डील करता है, तो पार्टीशन का जो आपका चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं। मसलन ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी ज़मीनें हैं जिन्हें पार्टीशन नहीं किया जा सकता, या जो रेवेन्यू ऑफिसर है जिसे डिनाई कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है पार्टीशन करने से, तो ऐसी कौन सी ज़मीनें होती हैं। जैसे कब्रिस्तान है, गैर मुमकिन स्कूल है, इसके अलावा आबादी देह के रकबे हैं, शामलात के रकबे हैं, ये तमाम चीज़ें। अब बहुत ज़्यादा डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको एक जो जिस्ट है उसकी वो बनाने की ज़रूरत है। आपको एक्ट को थारो स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, एक्ट को समझने की ज़रूरत है कि वो एक्ट किस चीज़ से डील करता है। उसमें जो डेफिनेशंस बयान की गई हैं वो आप ज़रूर पढ़ लें। मसलन कलेक्टर की क्या डेफिनेशन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो हिरारकी ऑफ दी रेवेन्यू ऑफिसर्स दी है वो आप देख लें। उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि तहसीलदार AC1 होता है या AC2 होता है, नायब तहसीलदार AC1 होता है या AC2 होता है। इसी तरह से कहा जा सकता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की हिरारकी है, इसमें सबसे टॉप हिरारकी पे कौन है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। सबसे नीचे की जो हिरारकी है उस पे नायब तहसीलदार है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि विलेज ऑफिसर्स की जो कौन कौन से लोग विलेज ऑफिसर में आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ऑफिसर है या एहलकार है जिसका लैंड रेवेन्यू एक्ट में ज़िक्र नहीं किया गया है, तो वो गिरदावर है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है जो पटवारी है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स की हिरारकी में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, या फिर विलेज ऑफिसर्स में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि नंबरदार जो है क्या वो विलेज ऑफिसर्स की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। इस किस्म के क्वेश्चन आपके डेफिनेशंस में ही आपका आधा जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाता है, और इसके लिए सिर्फ एक सेक्शन होता है जो डेफिनेशन से डील करता है। इसके अलावा बहुत अहम जो चंक हैं आपके एक्ट्स ऑर्डिनेंसेस के, उससे आप डील करें, उसको देखें। मेरी कोशिश होगी कि आइंदा आने वाली कुछ जो हमारे सेशन होंगे, जो वीडियोस आपके लिए मैं अपलोड करूं, तो उनमें इन ख़ास चीज़ों पे हम कंसंट्रेट करें। मसलन अगर अपील्स की बात है तो अपील्स में जाके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें रेवेन्यू ऑफिसर अगर डिसाइड कर देता है तो उसकी अपील AC के पास होती है। मसलन तहसीलदार ने अगर इंतकाल पास किया है या म्यूटेशन है तो इसकी अपील AC के पास होगी। इसी तरह से अगर पार्टीशन का केस उन्होंने डिसाइड किया तो वो कलेक्टर के पास अपील लोग लेके जाते हैं। फिर इस पर यह है कि इस अपील के लिए टाइम कितना होगा। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर जो पेपर सेटर है अक्सर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिरारकी में से लिया जाता है, या फिर जो रिटायर्ड हमारे तहसीलदार होते हैं या नायब तहसीलदार होते हैं उनको बतौर पेपर सेटर साथ में इन्वाइट किया जाता है। और ये वो लोग होते हैं जिनकी सारी ज़िंदगी प्रैक्टिकल काम करने में गुजरी होती है। तो आप देख लें कि जितने प्रैक्टिकल केसेस हैं, मसलन डिमार्केशन के केसेस हैं तो उसके लिए 117 भी लगता है, 122 भी सेक्शन है, इसी तरह से 60A 60B, कौन कौन से केसेस जो हैं वो किस सेक्शन के अंडर किस रेवेन्यू ऑफिसर उसमें एम्पावर्ड है। फिर सिविल कोर्ट के और रेवेन्यू कोर्ट्स के जो अख्तियारात हैं किस तरह से इनकी बैफिकेशन की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कैसे किया जाता है। ये तमाम प्रैक्टिकल चीज़ें, और इन तमाम प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में 8-10 वीडियोस आपके लिए बनाऊं, और मैं आपसे इस चीज़ पे वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन इस चीज़ पे मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से कि अगर आपने मेरी वीडियोस को अच्छी तरह से देखा और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेके चले, और जिस तरह से मैंने गाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ उस तरह से आपने तैयारी की, तो मेरा आपसे वादा है कि बहुत थोड़े से टाइम में आप मोर देन 90 आपके मार्क्स इंशाअल्लाह आप उसको श्योर करेंगे। और फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि एक तो सारे लॉज एक्ट्स आपके पास होने चाहिए, लेकिन इनको बहुत सारे बच्चे जैसे इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उर्दू तर्जमे इनके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंग्लिश के पेपर पे कंसंट्रेट करें, उर्दू के पेपर पे कंसंट्रेट करें, और इसके अलावा जो आपका GK का पेपर है उसमें अपने नंबर अच्छे बनाने की कोशिश करें। इससे मेरी कोशिश होगी कि मैं 8-10 वीडियोज़ में ही आपको इसका बेहतरीन, इसका एक समराइज़, एक अब्रिज्ड एडिशन आपको दे दूँ। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो क्वेश्चन है
وہ آپ کے ساتھ MCQ پیٹرن پہ بھی اپنے واٹس ایپ گروپ میں، اپنے جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس پہ میں آپ کے لیے ڈال دوں، اور اس کے علاوہ بھی جتنا میں آپ کو گائیڈ کر سکا انشاءاللہ آپ آنے والی ویڈیوز میں ہمارے ساتھ بنے رہے تو ہمارا ساتھ اچھا ساتھ رہے گا، جیسے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی میراتھن کی، تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ وقت دینے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔